पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक छोटी सी दुकान जिसमें एक नाई बाल काट रहा है और उस दुकान के बाहर एक भिखारी बैठा है। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, गंदा चेहरा। कोई भी उस भिखारी पर ध्यान नहीं देता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे तेज निगाह वाले जासूस भी उससे ऊब चुके हैं। वो वहां इतने दिनों से बैठा है कि अब वो दीवार का हिस्सा बन चुका है। वो भिखारी कोई और नहीं, भारत का सबसे बड़ा सुपर स्पाई था, अजीत कुमार डोभाल। वो भिखारी जिसे कोई पहचान नहीं पाया, जिसने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे बड़े राज निकाल लिए थे। उसे पाकिस्तान छोड़ने के लिए सिर्फ 24 घंटे मिले। क्यों? क्या हुआ था? कैसे उसका खुलासा हुआ और कैसे वो वहां से बाहर निकला? चलिए, आज मैं आपको ले चलता हूं उस गहरे रहस्य की सैर पर। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी जासूस की कहानी जिसकी एक चाल ने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी थी। साल था 1980 का दशक। ठंडी हवाएं इस्लामाबाद की सड़कों पर सन्नाटा बिखेर रही थीं। उस सन्नाटे के बीच काहूटा की ओर जाने वाली सड़क पर एक आदमी ठिठुर रहा था। उसने सिर पर फटा हुआ कंबल डाल रखा था। लोग उसके ऊपर पैसे फेंककर चले जाते थे। बच्चे उसे छेड़ते थे। यहां तक कि सुरक्षा गार्ड भी उसे लात मारकर हटा देते थे। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। ये भिखारी कोई आम व्यक्ति नहीं था। ये 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने मिजोरम में उग्रवाद को जड़ से खत्म कर दिया था। मिजोरम के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था, काश हमारे पास अजीत डोभाल जैसे और अधिकारी होते। लेकिन ये भिखारी वाला अवतार, ये तो उनके करियर का सबसे खतरनाक और रोमांचक मिशन था। साल था 1974। भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को चौंका दिया था। पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। जिन्हा भाई, जिन्हें परमाणु बम की चाह थी, वो अब पागलों की तरह दौड़ रहे थे। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान की अगुवाई में पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा था। भारत के पास इस बात का सबूत नहीं था। तब रॉ और आईबी ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारी को यह जिम्मेदारी सौंपी। डोभाल का मिशन था काहूटा में घुसना, वो जगह जहां पाकिस्तान का परमाणु केंद्र था, वो जगह जहां हर गली में आईएसआई के जासूस थे, जहां घुसने का मतलब था मौत से हाथ मिलाना। वो इस्लामाबाद की सड़कों पर उतर आए, भिखारी बनकर। यह सिर्फ एक डिस्गाइज नहीं था, यह मानसिक युद्ध था। डोभाल ने अपनी आवाज बदल ली थी, चाल बदल ली थी, खाने पीने के तौर तरीके बदल लिए थे। वो सच में एक भिखारी बन गए और काहूटा के सबसे संवेदनशील इलाकों में घुस गए। एक दिन उनकी नजर एक छोटे से नाई की दुकान पर पड़ी। यह कोई साधारण दुकान नहीं थी। यहां काहूटा के परमाणु वैज्ञानिक नियमित रूप से आते थे। डोभाल रोज वहां बैठते, देखते और नोटिस करते। और फिर एक दिन उन्होंने फर्श पर बाल देखा। वो वैज्ञानिकों के कटे हुए बाल थे। जहां एक आम इंसान कूड़ा देखता, वहां डोभाल ने सबूत देखा। उन्होंने चुपके से उन बालों के नमूने इकट्ठा किए। ये नमूने किसी जादू की छड़ी से कम नहीं था। उन्हें भारत भेजा गया, लैब में टेस्ट हुए और रिपोर्ट आई पॉजिटिव। बालों में रेडिएशन था, यूरेनियम के तत्व थे। ये साबित हो गया कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन ये तो शुरुआत थी। डोभाल यहीं नहीं रुके। परमाणु बम का राज उजागर करने के बाद भी डोभाल पाकिस्तान में ही रहे। अब उनका मिशन और भी गहरा हो गया था। पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा किया। उस नेटवर्क का मकसद था पाकिस्तान के अंदर ही उथल पुथल पैदा करना। ये कोई अटकलें नहीं है। पाकिस्तान के अपने अखबारों ने लिखा है कि कैसे रॉ ने पाकिस्तान के अंदर स्पेशल सेल बनाई थी। उस सेल का मकसद था पाकिस्तान के अंदरूनी मसलों को हवा देना, बलूचिस्तान में अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा देना। लेकिन असली खतरा कुछ और था। डोभाल को पता चल गया था कि पाकिस्तान सिख तीर्थयात्रियों का इस्तेमाल करके पंजाब में अशांति फैला रहा है। वो इस खेल को समझ गए थे। उन्होंने ये भी भांप लिया था कि पाकिस्तानी आईएसआई भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक नई रणनीति बना रहा है। डोभाल के पास वो सारी जानकारी थी जो पाकिस्तान को बर्बाद कर सकती थी। वो जानकारी अगर बाहर आ जाती तो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख ध्वस्त हो जाती। लेकिन जब आईएसआई को यह पता चला तो उसने डोभाल को मारने की साजिश रच दी। 1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान के ननकाना साहिब में सिख तीर्थयात्रियों का एक जत्था आया हुआ था।
डोभाल, जो उस समय इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास में वाणिज्य अधिकारी के नाम पर तैनात थे, वहां जासूसी कर रहे थे। लेकिन आईएसआई को भनक लग गई। आईएसआई ने उसी जत्थे में अपने उकसाने वाले भेज दिए। अचानक माहौल गर्मा गया और हजारों की भीड़ ने डोभाल को घेर लिया। ये कोई साधारण झड़प नहीं थी, ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड हमला था। डोभाल को पीट पीट कर मारने की साजिश थी। डोभाल उस हमले में बाल बाल बचे, लेकिन उसके बाद जो हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली तूफान तो आना बाकी था। दरअसल असली धमाका तब हुआ जब डोभाल को पता चला कि आईएसआई ने उन्हें ट्रैक कर लिया है। लेकिन जैसे ही डोभाल को पता चला कि आईएसआई उसके पीछे पड़ गई है, उन्होंने साफ सफाई शुरू कर दी। पाकिस्तान छोड़ने से पहले डोभाल ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई स्पाई नहीं कर पाया। डोभाल ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सबूत हासिल किया था जिसके बारे में दुनिया को पता नहीं था। वो सबूत था पाकिस्तान की परमाणु संयंत्रों की लोकेशन, उनकी सुरक्षा बंदोबस्त की पूरी जानकारी और उन वैज्ञानिकों के नाम जो बम बना रहे थे। वैज्ञानिकों की बालों में रेडिएशन मिलना कोई छोटी बात नहीं थी, ये सबसे बड़ा वैज्ञानिक सबूत था। लेकिन डोभाल को पता था कि ये सबूत लेकर अगर वो निकलेंगे तो पाकिस्तान उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। आईएसआई उन्हें बॉर्डर पार करने से पहले ही मार गिराएगी। उसके बाद डोभाल ने वो किया जो सिर्फ डोभाल ही कर सकता है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपने कुछ असली भिखारी दोस्तों को अपना सूटकेस दिया। उन्हें अलग अलग रास्तों से भारतीय दूतावास भेजा। वो खुद बिना कुछ लिए खाली हाथ निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने भारतीय दूतावास में कदम रखा, उन्हें एक फोन आया। डोभाल साहब, अब आपको पाकिस्तान छोड़ना होगा, सिर्फ 24 घंटे में। क्योंकि पाकिस्तान ने उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया था। उन्हें पता चल गया था कि वाणिज्य अधिकारी असल में कोई वाणिज्य नहीं कर रहा था। लेकिन असली सदमा पाकिस्तान को तब लगा जब डोभाल ने 24 घंटे में पूरा इस्लामाबाद छोड़ दिया। 24 घंटे में डोभाल ने जो किया वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। भारत सरकार ने एक स्पेशल एयरक्राफ्ट का इंतजाम किया। डोभाल ने अपने सारे कागजात नष्ट कर दिए। जो भी चीज उन्हें पाकिस्तान से लिंक कर सकती थी उसे वहीं छोड़ दिया। और जैसे ही उनका प्लेन पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकला, डोभाल ने एक गहरी सांस ली। जब डोभाल भारत लौटे तो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की वो इतनी संवेदनशील थी कि उसे सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों ने ही देखा। उस रिपोर्ट के आधार पर भारत ने अपनी परमाणु रणनीति में बदलाव किया। पाकिस्तान को लगा कि डोभाल के जाने के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन असल में असली खेल तो शुरू हुआ था। डोभाल ने पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा नेटवर्क छोड़ा था जो आज तक एक्टिव है। उनकी डोभाल डॉक्ट्रिन, जिसका मतलब है ऑफेंसिव डिफेंस यानी आक्रामक बचाव, ने भारत की विदेश नीति को बदल कर रख दिया। पाकिस्तान की अखबार डेली टाइम्स ने लिखा, डोभाल डॉक्ट्रिन भारत का एक गंदा युद्ध है। उन्होंने दावा किया कि डोभाल पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अशांति फैला रहे हैं। साल था 2020, कोविड-19 का दौर था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक ऑनलाइन हो रही थी। पाकिस्तान ने वहां एक नक्शा पेश किया। उस नक्शे में पूरे जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। भारत ने विरोध किया। रूस ने पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। अजीत डोभाल, जो उस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में शामिल थे, उठ खड़े हुए और वॉकआउट कर दिया। उन्होंने कहा, हम अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। रूस के सुरक्षा सलाहकार ने खुलेआम डोभाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डोभाल का वॉकआउट सही कदम था। ये घटना साबित करती है कि डोभाल वही हैं, अडिग, निडर और जबरदस्त। आज डोभाल भारत के एनएसए हैं। उनके हाथ में देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब 1999 में IC-814 को हाईजैक किया गया तो डोभाल वहां थे, जसवंत सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो डोभाल ही थे जिन्होंने उसकी प्लानिंग की। जब 1994 में मसूद अजहर को पकड़ा गया तो डोभाल ने ही उसकी पोल खोली थी कि यह मामूली आतंकी नहीं बल्कि ISI का प्रोजेक्ट है। अब वापस आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर। अलग अलग सूत्रों और किताबों के मुताबिक डोभाल को जब ISI ने ट्रैक किया तो उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो ISI के हाथों शहीद हो जाएं या फिर तत्काल भारत लौट जाएं। लेकिन डोभाल ने एक तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा, मैं जा रहा हूं लेकिन मेरे हजारों आईनी यहीं रहेंगे। ये आईनी थे उनके एजेंट्स, वो लोग जिन्हें डोभाल ने पाकिस्तान के अंदर तैयार किया था।
आज भी जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा आतंकी हमला होता है या कोई राजनीतिक उथल-पुथल मचती है, तो भारतीय खुफिया एजेंसियां मुस्कुराती हैं, क्योंकि उन्हें पता है डोभाल का जाल अभी भी बिछा है।